ऑन द इन कैप बजट्स एंड एवरीथिंग। तो जो अटेंडीज थे, जो आप लोग थे, उन्हीं की तरफ से ये सजेशन आया था कि हमको मे बी एक डिटेल्ड सेशन करना चाहिए ऑन द यूज ऑफ आरटीआई। हाउ कैन वी लाइक retrieve the information on the air quality related issues, and that's why today's session is like will go into more details about RTI and जो parliamentary sessions का जो tracking होता है, and how can we use these parliamentary questions to get more details and information about the air quality related data. अब जब हम एयर क्वालिटी डेटा की बात करते हैं, सो ये डेटा अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरीके का हो सकता है कि ये पॉलिसी रिलेटेड डेटा हो सकता है, ये पॉल्यूटेंट ट्रेंड रिलेटेड डेटा हो सकता है, ये फंड्स रिलेटेड डेटा हो सकता है। सो डेटा अलग अलग तरीके का हो सकता है जब हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं। तो एयर एनकैप को 5 साल हो चुके हैं, और जो एयर क्वालिटी रिलेटेड वर्क है वो भी काफी साल से इंडिया में चल रहा है, एंड देयर हैज बीन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपेरेंसी एंड डेटा अवेलेबिलिटी जो भी एयर क्वालिटी डोमेन में है, बट स्टिल बहुत सारे गैप्स भी हैं स्टिल इन दिस डोमेन। सो हमको कई बार जो डेटा होता है वो वेबसाइट्स पे मिल जाता है, किसी प्राना या सीपीसीबी के वेबसाइट पे, बट ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो जो ये पब्लिक फेसिंग पोर्टल्स हैं उसमें नहीं अवेलेबल हो पाता। सो उस तरीके के डेटा को हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, एंड हमारा जो डे टू डे जो हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी के ऊपर आज का जो सेशन है वो डिटेल में डिस्कशन करेगा। सो इस सेशन के लिए हमारे पास दो स्पीकर्स हैं, वी हैव मानसी वर्मा एंड वी हैव सनम वजीर। सो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोनों के बारे में आपको पहले दे देती हूँ, एंड उसके बाद आई विल पास ऑन द स्टेज फॉर द स्पीकर्स टू द डिस्कशन। सो हम अल्फाबेटिकली जाएंगे, पहले मानसी पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद सनम कैन टेक द आरटीआई सेशन। सो मानसी जो हैं वो सोशल जस्टिस लॉयर हैं जो इस फील्ड में पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं। शी इज ऑल्सो अ पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर एंड शी इज अ फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड माध्यम। सो माध्यम जो है वो एक सिविक एंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लोजली ट्रैक करता है पार्लियामेंट्री सेशंस को, जो वहाँ पे लॉज एंड पॉलिसी रिलेटेड जो भी डिस्कशन हो रहा है एंड जो भी पार्लियामेंट्री सेशंस में बेसिकली जो भी चीजें होती है, माध्यम उन चीजों को ट्रैक करता है, उसके ऊपर एनालिसिस एंड रिसर्च करता है, एंड इट ट्राइज टू कन्वे इट इनटू अ मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म टू द पब्लिक, जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए एक मोर डाइजेस्टेबल फॉर्म में ये चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। सनम जो है, सनम हेड्स ऑफ प्रोग्राम एंड एंगेजमेंट है इन पंजाब। ये असर की एयर क्वालिटी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, and he has 13 plus year of experience in campaigns and advocacy and mobilization, and he is with the air quality team of ASAR, and he will touch upon the RTI bit of today's session. So मैं अब ये जो वर्चुअल स्पेस है वो मानसी को हैंड ओवर करूंगी so that she can discuss on the parliamentary bit of it. जो Q&A सेशन है हम एट द एंड रखेंगे, जो वंस बोथ द स्पीकर्स आर डन तो उसके बाद हम Q&A एक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, बट चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, एंड थ्रू आउट द सेशन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप देयर माइक्स ऑन म्यूट। थैंक यू। मानसी, ओवर टू यू। थैंक यू साक्षी। क्या आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं, क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयर करनी होगी। और जब तक ये हो रहा है तो जैसा कि साक्षी ने बताया, मेरी जो मेरा इनिशिएटिव है माध्यम, उसके थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि पार्लियामेंट में जो भी चल रहा है वो लोगों तक पहुंचे। बहुत से लोगों को बहुत सी बातें पार्लियामेंट के बारे में नहीं पता होती, एंड खासकर जो लोग पॉलिसी इश्यूज पे काम कर रहे हैं वो कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं डिफरेंट पार्लियामेंट टूल्स यूज करके, वो भी बहुत से लोगों को जानकारी अक्सर नहीं होती है। और मैं काफी सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ और उनको उनको असिस्ट करती हूँ कि वो कैसे एमपीज के साथ एडवोकेसी कर सके, अपने इश्यूज पार्लियामेंट तक पहुंचा सके, और उसके लिए क्या क्या अलग अलग टूल्स और मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। आज हम सिर्फ पार्लियामेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे,
बट अगर आप में से और कोई भी इंटरेस्टेड हो और जानने के बारे में कैसे पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस को यूज कर सकते हैं एडवोकेसी के लिए, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। मैं अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगी, आप प्लीज कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। खासकर जब इलेक्शंस होंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी, नए एमपीज आएंगे, तो एक मौका है शुरू से ही एमपीज के साथ एंगेज करने का। तो जो पार्लियामेंट क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले मैं ब्रीफली बता देती हूँ पार्लियामेंट क्वेश्चंस के बारे में, और फिर मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट्स दिखाऊंगी, और ये दिखाऊंगी कि कैसे उन पे पार्लियामेंट क्वेश्चंस के बारे में सर्च कर सकते हैं, और वहां से फिर हम अपनी डिस्कशन को और आगे लेके जाएंगे। बट सबसे पहले पार्लियामेंट क्वेश्चंस के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो एमपीज परफॉर्म करते हैं एज पार्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की क्या रोल और फंक्शंस है, तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फंक्शन होता है वो है अकाउंटेबिलिटी का, एंड इंश्योरिंग द आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो कैसे होता है? वो पार्लियामेंट क्वेश्चंस के थ्रू होता है। एमपीज पार्लियामेंट क्वेश्चंस को यूज करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से निकलवाने के लिए, एंड काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट क्वेश्चंस के थ्रू निकल के आती है जो कई बार पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती है। और ये एक और भी तरीका है, एमपीज पार्लियामेंट क्वेश्चंस को यूज करते हैं टू कीप अ पॉलिसी इशू अलाइव। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, वैसे वैसे वो पॉलिसी इशू पे गवर्नमेंट को वो एक चीज जो है वो इशू अलाइव रहेगा। अगर किसी इशू पे पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछने बंद हो जाते हैं, तो उससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि वो इशू अब रेडार पे ही नहीं है, ना एमपीज उस इशू को अपने रेडार पे रखे हैं, और ना ही गवर्नमेंट माइट आल्सो नॉट बी वर्किंग ऑन देम। So it's very important for us to understand this dimension of parliamentary questions. थोड़ा सा टेक्निकलिटीज भी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो दो तरह के पार्लियामेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं। पहले होते हैं जिनको हम स्टार्ड क्वेश्चंस कहते हैं, या जिनको तारांकित क्वेश्चंस बोला जाता है, तारांकित प्रश्न हिंदी में। ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में होती है। हर रोज 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है। लोकसभा में वो 11 से 12 बजे होता है, राज्यसभा में 12 से 1 बजे होता है। क्वेश्चन आवर के दौरान जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जिनका वर्बली रिस्पॉन्स देना होता है मिनिस्टर को, उनको स्टार्ट क्वेश्चंस कहते हैं। और जिनका रिटन में रिस्पॉन्स आता है और वो रिस्पॉन्सेस पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होते, वो सीधा पार्लियामेंट की वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिए जाते हैं, उनको अनस्टार्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। तो एमपीज दोनों तरह के क्वेश्चंस के नोटिसेस फाइल कर सकते हैं, और इसमें भी एक थोड़ा एमपीज स्ट्रेटेजिकली इसको अप्रोच करते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा इशू है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, या थोड़ा सा ऐसा इशू है जिसपे फ्लोर पे मिनिस्टर का रिस्पांस देना जरूरी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एज अ स्टार्ट क्वेश्चन फाइल किया जाता है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत सारा डेटा आपने मांगा है, सपोज आप उनसे पूछ रहे हैं, अभी जैसे साक्षी ने एन कैप की बात करी, तो ऐसी कोई स्कीम अगर गवर्नमेंट की है, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में कितना फंड रिलीज किया है और एक्चुअल में कितना फंड यूटिलाइज हुआ है, सो दिस विल इन्वॉल्व गिविंग अ लॉट ऑफ डेटा। इतने सारे डेटा जो है वो यूजुअली स्टार्ट क्वेश्चन, ओरली मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्स देना मुश्किल होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को यूजुअली एमपीज एज अ अनस्टार्ड क्वेश्चन फाइल करते हैं, और उनके रिटर्न रिस्पॉन्सेज पार्लियामेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। और पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल हैं, ऑल ऑफ दैट इज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, anyone can access this. It's not just for MPs. हम लोग as members of public, आप लोग जो किसी भी पॉलिसी इशू पे काम कर रहे हैं, आप लोग भी उस डेटा को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे कर सकते हैं आप। और इसके अलावा एक जो चीज, और दो चीजें जो जाननी जरूरी है, वो ये है कि पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट के में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। उस प्रोसेस में सबसे पहले ये डिटरमिन किया जाता है कि ये क्वेश्चन एडमिसिबल है कि नहीं है। तो कुछ कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे उस क्वेश्चन को
इनएडमिसिबल, यानी उसको मना किया जा सकता है, वो क्वेश्चन फाइल ही नहीं होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस, एज एन एग्जांपल, अगर कोई ऐसा मैटर है जो अभी किसी कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जिसको हम सब जुडिस मैटर कहते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई एमपी क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो क्वेश्चन कई बार डिनाई कर दिए जाते हैं कि ये सब जुडिस मैटर है, इस पे इस समय गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट कोर्ट के बाहर नहीं दे सकती। तो इसी तरह के और कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, और कुछ ग्राउंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच सम क्वेश्चंस माइट बी डिनाइड और उनको इनएडमिसिबल माना जा सकता है। कभी कभी गवर्नमेंट इस पावर को मिसयूज भी करती है और कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को भी कोई ना कोई इनएडमिसिबिलिटी का ग्राउंड बना के डिनाई कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है, इसके बारे में कई कई बारी मीडिया में भी आया है, बट यूजुअली वो बहुत कम होता है। एज ऑफ नाउ दैट इज द एक्सेप्शन, नॉट द नॉर्म। So that is one more thing to be kept in mind. And then the third thing is कि MPs जब क्वेश्चन फाइल करते हैं, एक लिमिट होती है on the number of questions that, on the number of notices for questions that an MP can file in a particular day. जैसे लोकसभा में वो नंबर है 5, तो हर MP हर रोज जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, हर रोज 5 क्वेश्चंस वो फाइल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टार्ड एंड अनस्टार्ड, दोनों मिला के 5 क्वेश्चंस वो कर सकते हैं। लेकिन वो पांचों के पांचों क्वेश्चन एडमिट हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो एडमिसिबल हैं भी, उसके बाद भी एक बैलेट प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नोटिसेस आते हैं क्वेश्चंस के, और एक लिमिट होती है कि एक दिन में कितने क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे। जैसे आई थिंक लोकसभा में वो लिमिट है कि स्टार्ड क्वेश्चंस एक दिन में 20 आंसर किए जाएंगे और अनस्टार्ड क्वेश्चन एक दिन में 230 आंसर किए जाएंगे। तो टोटल मिला के 250 क्वेश्चन लोकसभा में एक दिन में आंसर होते हैं। मेरे ख्याल से राज्यसभा में भी ये नंबर शायद 175 के आसपास है। 175 questions in Rajya Sabha per day get answered and 250 questions in Lok Sabha per day get answered. But since notices काफी ज्यादा आते हैं और वो सारे notices जो हैं एक्सेप्ट नहीं हो सकते आंसर करने के लिए, तो एक बैलेट प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। रैंडम बैलेट प्रोसेस होता है, उसमें डाला जाता है, उसमें से जो बैलेट में से निकल के आता है वो क्वेश्चंस पे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को आंसर करने होते हैं। और कोई भी एमपी जो है वो पार्लियामेंट क्वेश्चंस का जो नोटिस होता है वो उनको 15 डेज इन एडवांस देना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, तो आज जो उठाए जाने वाले सवाल हैं उनका नोटिस 15 दिन पहले दिया गया होगा, और ऐसे ही वो विंडो चलती रहती है। तो इसलिए जो लोग एमपीज के साथ एडवोकेसी करते हैं और एमपीज को सेंसिटाइज करते हैं अलग अलग इश्यूज के बारे में, और फिर एमपीज उस सेंसिटाइजेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट में कुछ सवाल उठाते हैं, तो उनको वो टाइमलाइन माइंड में रखना जरूरी है। अगर आप पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने के बाद अपनी एडवोकेसी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो फिर वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चला जाएगा, फिर वो एमपीज के पास वो 15 डेज नोटिस पीरियड नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले से शुरू हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो माइंड में रखना जरूरी है। So with this some technical background about questions, I will now share my screen, और मैं आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट दिखाऊंगी और उस पे कैसे क्वेश्चंस पे सर्च किया जाता है। If at any point of time my screen gets frozen or is not visible or anything else, please let me know, ताकि फिर हम उस हिसाब से इश्यू को रिजॉल्व कर सकें। But I hope you should be able to look at my screen now. हाँ, ओके। ये मैंने लोकसभा की वेबसाइट खोली है, इसका यूआरएल है sansad.in/ls। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। हमारा पर्पस आज सिर्फ पार्लियामेंट क्वेश्चन का है, तो मैं डायरेक्टली उसी पे जाती हूँ। इसमें आप ये काफी सारे टैब्स दे सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस टैब पे जाएंगे तो इसमें यू कैन सी क्वेश्चंस। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। zoom in हो गया, I guess. Yeah. Sorry, is there? हाँ, विक्रांत जी, मैं आपका क्वेश्चन एंड में उठाती हूँ। ओके, सो हम ये लोकसभा की वेबसाइट पे ये अलग अलग आप ऊपर टैब्स देख सकते हैं। इसमें से हम बिजनेस टैब पे जाएंगे और बिजनेस टैब के अंदर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चंस की हेडिंग, और इसमें हम आप जो है और भी इंफॉर्मेशन आप इस पे खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे जाएंगे। तो इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक ऐसी विंडो खुलती है। अब इस पे 2-3 चीजें माइंड में रखना जरूरी है।
सबसे पहले ये कि इसमें आप देख सकते हैं फिल्टर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। इसमें आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि अभी ये लोकसभा 17 का डेटा दे रहा है। लोकसभा 17 इज द करंट लोकसभा 2019 टू 2024, दैट इज द लोकसभा 17। अगर आप पीछे के पुराने लोकसभा के डेटा देखना चाहते हैं तो आप लोकसभा 16, 15, 14 अपने हिसाब से आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद लोकसभा 17 का ये सेशन 15 का डेटा दिखा रहा है। जैसे आपको मालूम होगा, एक साल में 3 पार्लियामेंट सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो वो नंबर होता है जो सबसे पहला सेशन था 2019 में सरकार के बनने के बाद, दैट वाज सेशन 1, एंड देन सेशन 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आगे बढ़ा। और जो लास्ट सेशन जो अभी फरवरी में कंप्लीट हुआ वो था सेशन 15। तो ऑलरेडी जो है ये करंट लोकसभा के लास्ट सेशन में पूछे गए क्वेश्चंस की लिस्ट फिलहाल आपके सामने आ रही है। अगर आप इससे पुराना डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके सेशन नंबर चेंज कर सकते हैं, या फिर लोकसभा का नंबर भी आप चेंज करके पुरानी लोकसभा के डेटास भी आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है आप अगर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये इंफॉर्मेशन जो दी होती है ये मैं थोड़ा समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है, हर क्वेश्चन का एक नंबर होता है। और अगर आपको जैसे कहीं कोट करना है, जैसे कई बारी मीडिया में रिपोर्ट आती है कि ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में दी, तो उसमें वो कई बारी लिखते हैं कि दिस वाज गिवन इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर सो एंड सो आस्क्ड ऑन सो एंड सो डेट। तो उस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होता है। उसके बाद जो उसका टॉपिक होगा, सब्जेक्ट जो क्वेश्चन का टॉपिक होगा, लोकसभा नंबर, सेशन नंबर, ये है जिन एमपी ने क्वेश्चन पूछा उनका नाम यहाँ पे लिखा होता है। इसमें आप देख सकते हैं कई बारी सिर्फ एक नहीं 2 या 3 एमपीज भी एक ही तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन क्वेश्चंस को यूजुअली क्लब कर दिया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 2 एमपीज ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे भी 2 एमपीज ने पूछा हुआ है। तो वो भी पॉसिबल है, 2 या 3 एमपीज मिलकर अगर ऐसे नोटिसेस आते हैं जो काफी सिमिलर होते हैं क्वेश्चंस के, तो उनको क्लब कर दिया जाता है। उसके बाद मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट है कि अनस्टार्ट है। ये लिस्ट स्टार्ट से शुरू हो रही है, इसलिए स्टार्ट क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं, बाद में अनस्टार्ट आएंगे। डेट, कौन सी डेट को पूछा गया है वो क्वेश्चन, वो यहाँ पे है। ये जो है उसका यूआरएल होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से हम इसी स्क्रीन में क्वेश्चन को खोल सकते हैं। तो मैं आपको अभी वो खोल के दिखाऊंगी, बट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी पेज से मिल जाती है। अब सपोज हम सर्च करना चाहते हैं कि एयर क्वालिटी पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या किसने पूछे हैं वो क्वेश्चंस। तो अगर आप इस पे एयर क्वालिटी लिखेंगे तो आपके पास ये सर्च फिल्टर होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ये जो है आप अभी यहाँ पे देखेंगे, अभी उसने सिर्फ उसके बेसिस पे किया है कि जहाँ पे टाइटल में एयर क्वालिटी लिखा है उसने सिर्फ अभी उन क्वेश्चंस को उठाया है। इसमें ऑप्शन होता है मेरे ख्याल से फिल्टर लगाने का, पहले होता था, अब इन्होंने ना चेंज कर दी है वेबसाइट। बट आपको जो है आई थिंक यहाँ पे है शायद ऑप्शन। ओके, वो पहले पुरानी, अभी रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट्स रिवैम्प हुई हैं। पहले के ऑप्शंस में होता था कि आप टेक्स्ट सर्च कर सकते थे, तो वो क्वेश्चन के जो टेक्स्ट होता है उस पे भी सर्च करता था, अभी सिर्फ टाइटल पे करता है। तो एयर क्वालिटी में जैसे हमने लिखा तो ये 2 क्वेश्चन आ गए। अब ये 2 क्वेश्चन से भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहले क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि लगभग 3, 4, 5 एमपीज ने एक ये क्वेश्चन पूछा है एयर क्वालिटी के ऊपर, और ये इस डेट पे पूछा गया है। और फिर दूसरा है क्वेश्चन, एयर क्वालिटी ग्रांट टू मिलियन प्लस सिटीज, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय एन एमपी गौरव गोगोई। अब एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। इससे भी हमको काफी कुछ पता चलता है। वो क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन पता चलती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो क्वेश्चंस यूजुअली इसी तरह के होते हैं। आप लोग एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को देखकर सीख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाने चाहिए। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है एमपीज के साथ एडवोकेसी करने में और आप उनको कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करना चाहेंगे, आप एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस देख के उसका फॉर्मेट समझ सकते हैं। बाकी एमपीज और उनके ऑफिसर्स जो है वो अपने लेवल पे तो क्वेश्चंस को एडिट करते ही है, क्योंकि आप जो भी उनको देंगे वो बेसिकली आपका सजेशन ही होगा। अल्टीमेटली इट्स अप टू द एमपी वेदर दे विल एक्सेप्ट योर सजेशन एंड फाइल दैट क्वेश्चन और नॉट। वैसे भी
थोड़ा सा आजकल ये भी MPs have also become very cautious, especially after the Mahua Moitra incident. बट इवन देन बहुत से लोग आज भी एडवोकेसी कर रहे हैं MPs के साथ। अब इसमें आप देखिए चार चार MPs ने क्वेश्चन पूछा है, और ये उन्होंने ये पूछा है, ये दिल्ली की एयर क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इट हैज ओनली टू सब क्वेश्चंस, बट इस तरह से कुछ MPs फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस। और उसके बाद जो है आंसर, जो मिनिस्ट्री ने जो आंसर दिया है वो उसके बाद आता है। और इसमें मैं देख रही थी कि मिनिस्ट्री ने कुछ डेटा भी दिया है नीचे, जैसे इन्होंने एनकैप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, और अभी हम लोग एनकैप के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट करने से पहले। सो फॉर इंस्टेंस दे हैव सेड अंडर एनकैप 24 स्टेट यूटीज वर प्रोवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 9900 crore for implementation of state action plan to achieve reduction etc etc। और फिर उसके बाद उन्होंने दिया है स्टेट वाइज फंड रिलीज्ड एंड यूटिलाइजेशन डिटेल्स। अगर ये आपके एडवोकेसी पर्पस के लिए यूजफुल है इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल में उन्होंने दिया है, फंड सैंक्शन, फंड रिलीज्ड, यूटिलाइज्ड एक्सेट्रा, 24 स्टेट्स का जो डेटा अवेलेबल होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने और इन्फॉर्मेशन दी है, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। सम ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन माइट बी अ रेप्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच माइट ऑलरेडी बी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। कई बार ये सब चीजें गवर्नमेंट पब्लिकली अवेलेबल कर देती है अपनी वेबसाइट पे, आप लोगों को ये सब, इनमें से कुछ बातें ऑलरेडी मालूम होंगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो न्यू होती है, जो उसके रिस्पॉन्स में आती है, तो वो आपको इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स से पता चलता है। अब एक बार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो गौरव गोगोई ने पूछा है। इसमें ये वाला क्वेश्चन जब मैं देख रही थी तो मेरे को एक बात जो रियलाइज हुई वो ये थी कि एक तो क्वेश्चन काफी डिटेल में है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 3 सब पार्ट्स हैं, और उन्होंने और भी काफी चीजों का इसमें जिक्र किया है। उन्होंने भी फंड्स यूटिलाइज्ड इसमें भी उन्होंने पूछा है, बट इसमें इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट ने ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करी है एज अपोज टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी सॉ। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मेरी जानकारी है, एक पार्लियामेंट कॉकस बनाया गया था लास्ट ईयर या लास्ट ईयर of some MPs who were interested in raising air quality issues, and if I'm not wrong Gaurav Gogoi is a part of that caucus, या फिर वो उसके शायद चेयर है उस caucus के। तो उन्होंने किस MP ने किस तरह का सवाल पूछा है, कितना डिटेल में पूछा है, क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने इस क्वेश्चन में मांगी है, उससे भी हमको ये पता चलता है कि वो कितने सेंसिटाइज्ड हैं उस पर्टिकुलर इशू को लेके। और फिर अगेन इसके जवाब में जो आंसर आया है उसको, वो आंसर आपके लिए यूजफुल हो सकता है फॉर योर एडवोकेसी पर्पसेस। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट ने सिटीज का डेटा दिया है, अमाउंट रिलीज एंड अमाउंट यूटिलाइजेशन, वो डेटा स्टेट का था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने और डिसेंट्रलाइज होके सिटीज का डेटा दिया है, अर्बन एग्लोमरेशंस का डेटा यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है। सो अगेन इफ दिस इज यूजफुल फॉर योर एडवोकेसी पर्पसेस, कहीं पे अगर इन फंड्स जो हैं वो रिलीज हुए हैं, स्पेंड नहीं हुए हैं, या रिलीज नहीं हुए हैं, या कम रिलीज हुए हैं, आप उसके ऊपर एडवोकेसी करना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे इट्स क्वाइट, आई डोंट नो क्या रीजन है इसका, बट जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है कि बृहद बैंगलोर में 535 करोड़ रिलीज हुआ है, बट यूटिलाइजेशन यहाँ पे 0 दिखा रहा है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी पिक्ड अप from data that comes out through parliament question, and then you can do further advocacy. For instance, अगर आप इस question पे further advocacy करना चाहते हैं, you can reach out to this MP and you can say that this is a question you asked, ये information उस question के response में आई है, और आपको इसको follow up करना चाहिए मिनिस्टर्स के साथ कि ये ऐसा क्यों है, अगर ये इतना पैसा रिलीज हुआ लेकिन स्पेंड नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह है। इस चीज को उन MP के साथ आप एडवोकेसी करके फॉलो अप कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ। अब इसमें हमारे को 2-3 बातें और पता चलती हैं। एक हमारे को ये पता चलती है कि कौन से MPs हैं जो एयर क्वालिटी के इश्यूज पे इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपनी एडवोकेसी उस तरह से टेलर कर सकते हैं कि आप उन MPs को रीच आउट करें जिन्होंने ऑलरेडी एयर क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पार्लियामेंट में उठाए हैं, और वो MPs जो है वो कौन सी स्टेट से आ रहे हैं।
क्या उनकी स्टेट में कुछ स्पेसिफिक इशू है एनवायरनमेंट को, एयर क्वालिटी को लेके, जिसको लेके हम उनको अप्रोच कर सकते हैं? उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है? अगर वो लोकसभा में है तो उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है? अगर वो राज्यसभा में है तो वो कौन सी स्टेट से आ रहे हैं? क्या उस स्टेट का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एयर क्वालिटी रिलेटेड इशू है जिसके लिए हम उनको अप्रोच कर सकते हैं? बिकॉज दिस एमपी हैज शोन एन इंटरेस्ट इन एयर क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज। इससे हमको ये भी पता चलता है कि अगर एक ही तरह के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मोस्टली फंड यूटिलाइजेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है, बट ऑफ कोर्स एयर क्वालिटी में इश्यूज इससे बियॉन्ड होंगे, तो हमारे को इससे ये भी पता चलता है कि मे बी एज ऑफ नाउ जो एमपीज की सेंसिटाइजेशन इस इशू पे हुई है वो यहाँ तक ही लिमिटेड है। इसके बियॉन्ड शायद अभी किसी ने एडवोकेसी करके उनको और सेंसिटाइज नहीं किया है, और इसीलिए इसके बियॉन्ड जो इश्यूज हैं उन पे हमको फोकस करना चाहिए। एंड व्हेन वी अप्रोच एमपीज फॉर एडवोकेसी तो हम उन इश्यूज पे फोकस कर सकते हैं। ये कुछ 2-3 बातें हैं जो सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। सो नॉट जस्ट जो क्वेश्चन में डेटा, जो क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में डेटा आया है उस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन किसने पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इंफॉर्मेशन उसमें मांगी गई है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई है, कौन से इश्यूज उठाए गए हैं, कौन से इश्यूज नहीं उठाए गए हैं, ये सब आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो आपके एडवोकेसी पर्पस के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। अब क्योंकि सिर्फ इसमें एयर क्वालिटी, वो सिर्फ सब्जेक्ट पे रिसर्च, सब्जेक्ट इट्स ओनली पिकिंग अप एयर क्वालिटी वेयर इट्स मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट। सो टू वाइडन योर रिसर्च यू कैन यूज अदर वर्ड्स एज वेल। आप अगर पोल्यूशन करते हैं तो पोल्यूशन पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आ जाएंगे। अगर आप और कोई इशू आप इस पे लिखना चाहे, ट्री कटिंग या ऐसा कुछ, तो अगर वो कुछ उसके ऊपर, जैसे सपोज इसके ऊपर there is no data available right now, maybe nobody has asked this question, तो इस तरह से आप अलग अलग टर्म्स यूज करके सर्च आप कर सकते हैं, और आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो डू अ फिल्टर सर्च, और आप इसमें सिर्फ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से सवाल अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अगर आप करेंगे तो सिर्फ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे, और उसमें फिर आप देख सकते हैं कि उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके पर्पस के लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, so this is how you can do research on questions on parliament websites, and how you can get a lot of insights about what is happening on issues of air quality in parliament, by analyzing these questions. Now very quickly 2 मिनट में मैं आपको राज्यसभा की वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। सेम है वैसे ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे भी अगेन आप ये जो वेबसाइट है दिस इज sansad.in/rs, एंड यहाँ पे आप क्वेश्चंस में जाएंगे, अगेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि आई एम श्योर आप लोग को ये मालूम होगा कि लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए होती है, और राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। तो राज्यसभा में वो नंबर नहीं होते जैसे लोकसभा में था, लोकसभा 17, 16, 15, वो राज्यसभा में नहीं होता, ये परमानेंट हाउस है, ये चलता आ रहा है। इसलिए इसके सेशंस का नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 263 दिखा रहा है। जो अभी लास्ट सेशन हुआ दैट वाज द 263rd सेशन ऑफ राज्यसभा। तो अगर आप थोड़ा पीछे जाके सेशंस देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हैं, 263, 262 ऐसे करके आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं। मोस्टली यही जो है एक मेजर डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा की जो वेबसाइट्स हैं। अदरवाइज सेम आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं। आप मिनिस्ट्री के नाम से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही टेक्स्ट सर्च कर सकती हूँ एयर क्वालिटी लिख के, अगर एयर क्वालिटी पे कोई सवाल पूछे गए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देयर इज नो डेटा ऑन दिस। Mansi, hi. Yes, Sorry to interrupt, but yeah, you have to just like wrapping up. wind up. Yeah, I'm Yeah. just done. तो जैसे पोल्यूशन पे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन का नंबर क्या है, क्वेश्चन का टाइटल क्या है, who is the MP who has asked a question. It's very interesting. Mr. Vaiko is an MP actually, if I'm not wrong, from Tamil Nadu, but he has asked a question about air pollution in Delhi. तो ऐसा भी नहीं है कि अगर वो MP जिस स्टेट से हैं तो उनको सिर्फ अपनी ही स्टेट के इश्यूज में इंटरेस्ट होगा। एयर क्वालिटी particularly is a common national issue that has become now. So they could be interested in asking questions across other jurisdictions as well.
एंड देन ये कुछ एमपी ने जो है पर्टिकुलरली बच्चों पे एयर पोल्यूशन का क्या फोकस है उस पे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ भी आप वो सेम एनालिसिस जैसे मैंने आपको लोकसभा में बताया था वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसके रिस्पॉन्स में क्या इंफॉर्मेशन आई है, क्या इशू उठाया गया है, क्या इशू नहीं उठाया गया है, किस एमपी ने उठाया है, वो उन एमपी की प्रोफाइल क्या है, क्या हम उनको आगे अप्रोच कर सकते हैं एडवोकेसी इश्यूज के लिए। ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। आई विल स्टॉप हियर और इसके बाद जो भी चैट में क्वेश्चंस वगैरह आए हैं वो फिर Q&A में आई विल टेक देम अप। थैंक यू। Super, Mansi. That's really concise information, a lot of information, but you presented it in a very concise form. A lot of questions I see in the chat box, so you can like maybe address it if possible on the chat box, and rest of the questions we can take it at the end of the session. Sure. Thank you so much for that demonstration. Now over to Sanam for the RTI bit. I'd request Kezia to present the PPT for Sanam. Sorry, I think I was mute. Are we good to go? Yeah. All right. So this is actually a very longish PPT. But before that, I want to just discuss that what is basically the power of Right to Information Act. आप सबने बहुत बार सुना होगा. I mean, news में काफी देर तक रहा, especially when we talk about Adarsh Society scam. और वी टॉक अबाउट 2G स्कैम और वी टॉक अबाउट रीसेंट, अगर हम बहुत रीसेंट बात करें तो जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा दैट demonetization was announced without their nod. So RTI basically has the power that has changed over the year about a lot about governance and also a lot of facts which the common people were not aware of previously, and there was no mode of it. I think RTI is the most strongest and powerful tool today we have, though from 2019 onwards there have been instances where the attempts have been made to dilute the RTI, and of course it is still in the process. But I would say that RTI still is a very very powerful tool, especially अगर मैं आदर्श सोसाइटी स्कैम की बात करूं तो कभी पता ही नहीं चलता that this particular place was meant for Kargil war widows. बट हुआ ये कि उस 31 स्टोरीड बिल्डिंग जो तैयार की गई उसमें ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जनरल्स एंड government MLAs and all of these people were occupying those flats in those in that 31 storied building. So RTI की वजह से ना ही वो आइटम एक काफ़ी बड़ा न्यूज़ आइटम बन गया, और एक और बड़ी बात होती है कि जब तक कोई भी खबर हमारे देश में फ्रंट पेज की खबर नहीं बनती है तब तक उस पर you don't see much of the action happening. So that I think has also shaken the government in Maharashtra जब ये स्कैम निकल कर आया कि अगर कारगिल वॉर विडोज के लिए कोई एरिया कोलाबा में मार्क किया गया था, वो 31 स्टोरी बिल्डिंग में जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स कैसे आ गए. सो दिस इज वन वेरी स्मॉल एग्जांपल कि आरटीआई क्या कर सकता है. दिस प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रेजेंटेशन, बट व्हाट आई विल डू इज कि मैं क्विकली, केजिया, आई वुड नीड योर हेल्प इन इट. I will quickly go through some parts which I think are important, but other than that, there are two samples that I've shared. One is of the first appeal and one is of the RTI. So maybe I'll just give quick brief on the RTI and then I'll move on that part. All right. So the next slide. So as you can see, RTI technically is it's a fundamental right made up of different rights and responsibilities. Basically, it is every person's right. ये आप सबका अधिकार है कि आप अपनी सरकार से इवन कुछ हद तक प्राइवेट बॉडी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और ये आपकी सरकार का हक, ये आपकी सरकार का फर्ज है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन सरकार ने प्रोवाइड करनी है. वैसे तो टेक्निकली सरकार का काम है कि प्रोएक्टिवली वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है जिसमें जनरल पब्लिक इंटरेस्ट होता है.
कुछ केसेस में ऐसा है जहां पर आपको सरकार अंडर सर्टन सेक्शंस ऑफ आरटीआई इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से हैं। कीजिए नेक्स्ट। So Constitution of India specifically doesn't mention the RTI, but it has been long recognized by Supreme Court कि RTI जो है फंडामेंटल राइट है और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए किसी भी देश का RTI का होना, जो इंफॉर्मेशन है उसको सरकार ओन नहीं करती है, ना ही सरकार का कोई डिपार्टमेंट ओन करता है। जो भी काम पब्लिक मनी से किया जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किया जा रहा है या पब्लिक फंड के द्वारा किया जा रहा है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है एंड दैट मीन्स कि पब्लिक को उस इंफॉर्मेशन को जानने का पूरा अधिकार है। कीजिए नेक्स्ट। आरटीआई क्या है? आरटीआई बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन था जो एक्सेस किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन को आप उनसे मांग सकते हो, ये फ्लो करता है बेसिकली दो कानूनों से। एक आर्टिकल 19 विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये इनैक्ट कब हुआ था? जब पहली बार आया था 15 जून को ये इनैक्ट हुआ था 2005, और इन्फोर्स किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। कीजिए नेक्स्ट। आरटीआई के मेन ऑब्जेक्टिव थे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, करप्शन रोका जाएगा, और डेमोक्रेसी में हर सिटीजन का अधिकार है कि वो इंफॉर्मेशन को जाने और उसकी जानने के साथ साथ में उसका सही तरह से इस्तेमाल भी करे, ताकि आप सरकार या सरकार के किसी भी दफ्तर को अकाउंटेबल होल्ड कर सको। कीजिए नेक्स्ट। आरटीआई इंफॉर्मेशन कौन ले सकता है? भारत का कोई भी नागरिक। आरटीआई इंफॉर्मेशन क्या होती है? कीजिए नेक्स्ट। आप किससे ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हो? कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड या कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, या कोई भी संस्था या संस्थान जो संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, या कोई भी बाय एनी लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनी है, या कोई भी बॉडी जो कंट्रोल की जाती है या सब्सटैंशियली फाइनेंस की जाती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट। अब इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, मेमो हो सकता है, ईमेल्स हो सकते हैं, ओपिनियंस, एडवाइजेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, चाहे वो फाइल नोटिंग है कि अगर दफ्तर में फाइल घूमी है तो डिफरेंट डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स ने उस फाइल पर क्या लिखा है, मंत्री ने क्या लिखा है, आप फाइल इंस्पेक्शन के दौरान उन चीजों को भी पढ़ सकते हो। कीजिए नेक्स्ट। अगेन रिकॉर्ड क्या है? वही डॉक्यूमेंट, माइक्रोफिल्म, मैन्युस्क्रिप्ट, कुछ कोई फिल्म सरकार द्वारा बनाई गई है, या ऐसा कोई भी मटेरियल जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा भी प्रोड्यूस किया गया है, विच इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और विच इज any spending that has been done by the government, that is basically your record. अब आरटीआई के नेक्स्ट कीजिए। आरटीआई एक्सेस से आप क्या क्या मिल सकता है आपको? आप सरकार के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन जो जैसे कि प्रिंट आउट फ्लॉपीज में ले सकते हैं, वीडियो कैसेट्स में ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेप्स में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन चाहे वो डिसीजन लेने के टाइम पर घूमा है, या किसी सरकारी कमेटी ने बैठकर कुछ मीटिंग करा है, उस मीटिंग के मिनट्स क्या आए हैं, या आप कई बार जैसे डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट कमेटी की मीटिंग होती है, तो आप मीटिंग के बाद आरटीआई के थ्रू मीटिंग मिनट्स जानने की भी कोशिश कर सकते हैं कि आपने पिछले मीटिंग्स में क्या डिस्कस करा है। नेक्स्ट। अब बेसिकली इसके दो प्रोसेस हैं, एक स्टेट में, एक सेंटर में। अगर आपको स्टेट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो प्राइम बॉडी होता है, उसके अंदर एसपीआईओ, एसएपीआईओ होता है, और उसी तरह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, जिसके अंदर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है और सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सरकारी संस्थानों के अंदर एक पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसके पास आप आरटीआई लगाते हैं, और वो आपको आपके आरटीआई की इंफॉर्मेशन एक समयबद्ध तरीके से आपको प्रोवाइड करना उनका काम होता है। कीजिए नेक्स्ट।
बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन या जो डेजिग्नेटेड पब्लिक अथॉरिटी होगी किसी भी संस्थान में, यूनिवर्सिटी में या किसी दफ्तर में, उसका काम है कि आपकी इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करना, आपको सारी मदद करना उस इंफॉर्मेशन को लेने में। और अगर कुछ केसेस में आप लिखित तरीके से वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, तो उनका ये भी काम है कि आपको वो इंफॉर्मेशन जो है आपकी मदद करना एक फॉर्मेट में उसको लिखकर जमा करवाने के लिए। इंफॉर्मेशन अगर एक पीए के पास, पब्लिक अथॉरिटी के पास अवेलेबल नहीं है, तो उसका काम है कि 5 दिन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को जिस डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है उसको इमीडिएटली फॉरवर्ड करना। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा, रिस्पॉन्ड करना आपकी क्वेरी को 30 दिन के अंदर। एक नॉमिनल फी होता है 10 रुपए का, मोस्टली मोस्ट केसेस में वो फी देकर आपको आपका इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करना। अब वो इंफॉर्मेशन अगर कोई रीजंस हैं जिसके तहत वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, वो रीजन देके मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन से रीजंस हैं, वो रीजन देके आपका इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ, लिबर्टी, जीवन मृत्यु का सवाल आ जाता है, तो आपको 48 आवर्स के अंदर जो पीआईओ है उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर वो पीआईओ 30 दिन के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो वो फिर जो पेनल्टी है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर पड़ जाएगी। नेक्स्ट। पीआईओ को आपको इंफॉर्मेशन ना देने के, जैसे मैंने पहले बताया, कारण बताने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपनी फर्स्ट अपील कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं पीआईओ के जो आपको कारण बताए गए हैं। और फिर वो एपीलेट अथॉरिटी है जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। मैंने फर्स्ट अपील लाई है कि आप क्या कर सकते हैं। कीजिए नेक्स्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है जो आपको रिजेक्ट हो सकती है? वो इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत है, आरएडब्ल्यू से लिंक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू से लिंक है, या सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है जिसके तहत ये कहा जाता है कि भारत की एकता, अखंडता, या भारत का कोई इकोनॉमिक ज्ञान या कोई साइंटिफिक ज्ञान जिसके बारे में, जिस इंफॉर्मेशन को हम पब्लिक नहीं कर सकते, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। या कुछ केसेस में जैसे कि असम राइफल्स, स्पेशल ब्रांच, सीआईडी, अंडमान एंड निकोबार क्राइम ब्रांच, सीआईडी, दादरा नगर हवेली, बेसिकली द यूनियन टेरिटरीज, ये लिस्ट थोड़ी एक्सपैंडिंग है, मैंने यहाँ पर कम रखी है। ये लोग थोड़े आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। हाउएवर कोई भी एग्जेम्पशन ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस में नहीं की जाएगी, और इंफॉर्मेशन जो है 45 दिन का टाइम रखा हुआ है कि 45 दिन के टाइम में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मोस्ट केसेस में, स्पेशली इफ इट इज कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, तो आपके पास इंफॉर्मेशन वापस नहीं आती है। नेक्स्ट। अब सीआई चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, पेनल्टी 250 रुपीज पर डे इम्पोज होती है ऑफिसर पर अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये 25,000 से ज्यादा नहीं जाती है। और ये इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं कि उसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, या उसको जानते बूझते उसने आपको आधी इंफॉर्मेशन दी है, या डिस्ट्रॉय किए गए हैं रिकॉर्ड्स, या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, या आपका एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो उन सारे केसेस में जो पेनल्टी है वो स्टेट और सेंटर की सेम है। और ये जो कॉम्पनसेशन आता है इससे वो एप्लीकेंट को जाता है डायरेक्ट। कीजिए नेक्स्ट। इंफॉर्मेशन देने का टाइम 30 डेज होता है। जैसे मैंने आपको कहा, लाइफ और डेथ का मसला हो तो 48 आवर्स के अंदर होता है। और अगर इसमें कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो मैक्सिमम जो है वो 40 डेज तक का टाइम जो है होता है। और अगर स्टिपुलेटेड टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो इसका मतलब है कि ये रिफ्यूजल है। कीजिए नेक्स्ट। अब सेक्शन 8 क्या कहता है, जिसके तहत मोस्टली इंफॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्लोज नहीं की जाती है। और मोस्टली अगर आप आरटीआई खोलेंगे तो सेक्शन 8A1, 8(1)(f) इसके तहत ही आपको इंफॉर्मेशन डिनाई की जाती है। ये कहा जाता है कि इस एक्ट के तहत हम आपको इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या ये जो इंफॉर्मेशन है ये 20 साल पुरानी है, या कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और अगर कुछ केस में पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है तो वो सेक्शन 8F को ओवरराइड भी करता है।
कीजिए नेक्स्ट। फिर से वही कि इंफॉर्मेशन जो नहीं दी जाती है उसमें इंडिया की, जैसे मैंने आपको बताया, भारत की एकता और अखंडता पर जिस चीज़ से खतरा हो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, या कोई कोर्ट के द्वारा या कोई जजमेंट या कोई कोर्ट में इशू चल रहा है, सब जुडिस है मैटर, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी आपको, या कुछ केसेस में जहां पर पार्लियामेंट का ब्रीच होता है, पार्लियामेंट की जो 5 प्रिविलेजेस हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन है नहीं दिया जाएगा आपको, या देश का कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट। या इट इज सेम केस। या नेक्स्ट। मोस्टली 10 रुपये फी लगती है। कई बारी अगर आपको पेजेस फोटो स्टेट वगैरह करवाने हैं तो उसका 2 रुपया कॉस्ट होता है, और अगर आपको किसी चीज़ का एक्चुअल मॉडल लेना है तो जो उसका फिक्स्ड कॉस्ट वहाँ पर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। जो इंस्पेक्शन होती है, रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन करने जाते हैं, वो पहला 1 घंटा फ्री होता है, उसके बाद आपको 5 रुपया देना पड़ता है हर 15 मिनट के लिए, और अगर आपको प्रिंट करवाना है कोई भी चीज़ तो उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और जो एक्चुअल कॉस्ट होगा पेपर का, लार्जर अगर A3 साइज से बड़ा कॉस्ट होगा, पेपर का साइज होगा, तो उसका आपको पेपर का कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आपको फ्लॉपी या डिस्क में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो दैट इज 50 रुपीज, और अगर कोई प्रिंटेड पब्लिकेशन है सरकार की, कुछ केसेस में उनका फिक्स्ड रेट रखा होता है सरकार ने। नेक्स्ट। अब आप आरटीआई कैसे लिखते हैं? आरटीआई बेसिकली इट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश, हिंदी, या लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज जो इलाके का होगा, और या जो अगर आप जब आरटीआई फाइल करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो जो आपके पीआईओ हैं वो आपको मदद करेंगे आरटीआई फाइल करने के लिए। नेक्स्ट कीजिए। तो ये बेसिकली मैं वापस उस पर जाऊंगा। केजी, आई हैव एन एग्जांपल हियर ऑफ एन आरटीआई, कैन यू पुट दैट? तो ये एक एक्चुअल आरटीआई एप्लीकेशन है जो मैंने अप्लाई किया था होम मिनिस्ट्री को। तो इसमें केजी ऊपर एक बार ही आएंगे। हाँ, तो ये सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उनका जो एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा, न्यू दिल्ली। और उसके साथ में सब्जेक्ट क्या है कि एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और फिर मैं क्या जानना चाहता था, मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका जवाब कितनी देर में आया। तो एप्लीकेंट विशेस टू सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द 1984 एंटी-सिख मैसेकर, number of women raped in New Delhi during the period 31 October to 10th November 1984, number of official complaint received against rapes, number of FIR filed in rape cases, any compensation given to rape cases। और उसके बाद आप नीचे अपना पूरा नाम, आप कहाँ से ये लिख रहे हैं, आपका ईमेल, और बेसिकली पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपको पर्टिकुलर्स में क्या चाहिए? हाउ मेनी चार्जशीट्स हैव बीन फाइल्ड बाय द एसआईटी, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द केसेस वेयर चार्जशीट्स हैव बीन फाइल्ड, और इंफॉर्मेशन जिस भाषा में चाहिए उसका नाम कीजिए। कैन यू गो बैक? ऊपर 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 ऊपर। या सो अगर आप ये अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो आरटीआई फाइल करने का जो मेरा, आई हैव फाइल्ड मोर देन 700 to 800 आरटीआई जब मैं अपनी रिपोर्ट लिख रहा था। तो मैंने सबसे बड़ी चीज ये ऑब्जर्व करा था आरटीआई लिखने के टाइम पर कि अगर आपका आरटीआई क्वांटिफाइड तरीके से होगा तो आपको जवाब बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सरकारी दफ्तर में जो लोग बैठे हैं वो लोग हमसे कुछ अलग लोग नहीं हैं, और बहुत से टाइम ऐसा भी होता है दैट पीपल आर लेजी टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है दैट वो ऑब्स्ट्रक्ट ही करते हैं कि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है। जैसे कि हमने पूछा था कि कितनी औरतों का 1984 सिख दंगों के दौरान बलात्कार की शिकायत कितनी औरतों ने दर्ज करवाई थी, कितने ऑफिशियल कंप्लेंट्स हैं, एफआईआर्स हैं। तो जब हमने ये फाइल करा था, तो जब हमने पहली बार ये फाइल करा था तो हमें इसका कोई जवाब नहीं आया था। उसका कारण वी रियलाइज की जवाब इसलिए नहीं आया था क्योंकि शायद हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम क्वांटिफाई करके पूछेंगे तो शायद जवाब जल्दी आ जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जब आप हाउ मेनी से शुरू करते हैं, साल का नाम बताते हैं और एक बिल्कुल क्रिस्प आपका सवाल होता है तो आपको जवाब बहुत आसानी से बहुत जल्दी आ जाता है।
कुछ 45 दिन के बाद जब हमें जवाब आया तो जवाब ये आता है कि दिल्ली सरकार के पास या दिल्ली सरकार सॉरी दिल्ली पुलिस के किसी भी थाने में इन सवालों पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने उसके बाद हमें कहा कि आप एफआईआर की कॉपीज देख लीजिए, जो एफआईआर की कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं उन कॉपीज में ऐसा कोई भी केस नहीं है। अब ये बात मानना, अगर आप इसको समझें कि आज से 35 या 40 साल पहले दंगे होते हैं और उन दंगों में अगर आप कह रहे हैं कि सेक्सुअल वायलेंस नहीं हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देयर इज अ रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट करता है, जो कि लोग कह रहे हैं कि औरतें 20 दिन 25 दिन या 30 दिन के बाद अपने घर वापस आई थी और 30-30 दिन तक वो औरतें किडनैप रही और ये इंडियन आर्मी की इंटरवेंशन के बाद आती हैं। तो अगर इंटरवेंशन हुई है और ये रिटन रिकॉर्ड है तो इसका मतलब आप यहाँ पर ये जब आप एज अ रिसर्चर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है, कि भाई दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई केस दर्ज ही नहीं करा है। तो आप अगला आरटीआई डालते हैं भैया कि उस टाइम का जो कमीशन फॉर वुमेन था वो कौन है, वो हमें बताइए, हम उनसे जानना चाहेंगे। सो द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव हियर इज दैट इट इज अ वेरी पावरफुल टूल। और आप जब अपने सवाल क्वांटिफाई करके डालते हैं और आप अगर सवाल वेग होगा तो आपको जवाब नहीं आएगा किसी भी तरीके का, चाहे अगर आप वो एयर क्वालिटी पर भी अगर आप अपना सवाल वेग रखकर भेजेंगे तो जवाब नहीं आएगा। आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। जब रिसेंटली हमने लुधियाना के लिए एक नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान के लिए आरटीआई डाला तो उसके तहत हमने ये पूछा कि लुधियाना में कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पोल्यूशन कर रही हैं। तो पहले हमें जो आरटीआई का पहले 1 महीने में कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद जवाब आता है तो उसके बाद ये बोला जाता है कि लुधियाना के अंदर 10,000 पोल्यूटिंग यूनिट्स हैं जो कि लुधियाना में एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। अब जब हम इसके स्पेसिफिक्स में जाते हैं कि अगर 10,000 पोल्यूटिंग यूनिट्स हैं, व्हाट इज पीपीसीबी डूइंग, राइट? सो नाउ दैट itself becomes, one is that it's newsworthy, second is that you then raise a question to the Punjab Pollution Control Board itself that boss 10,000 polluting units जो आपकी हवा गंदी कर रही हैं, which means that you are literally sitting in a furnace. So what I'm trying to tell you is that RTI gives you that power, that you get the information, but it also depends on you that how do you use that information, how do you use that information for a greater public good. Kezia, we also have a first appeal here. तो जो कुछ केसेस में ऐसा भी होगा जैसे आपको जवाब नहीं मिलेगा कि आपको कोई जवाब नहीं आया आपके केसेस के ऊपर, और या आपने जो भी आरटीआई लगाया मगर आपको पता है कि there should be an answer, that answer should exist, or there is an answer that you are aware of. तो उस केस में आप जब आरटीआई का जवाब नहीं आता या आपको जो जवाब दिया जाता है आप उस जवाब से सहमत नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट अपील लगाते हैं। अब ये अगर आप देखेंगे ये मेरा फर्स्ट अपील का एक फॉर्मेट है, ये सरकारी फॉर्मेट है और यहाँ पर मैंने डाला है सनम सुतीरत वजीर वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। केजिया नीचे आ जाओगे, और फिर लेटर ऑफ फर्स्ट अपील सबमिटेड अंडर सेक्शन 19(1)(a), और जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आरटीआई बेसिकली आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर हम ये फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस डाला और पब्लिक अथॉरिटी जो है जिनको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी और इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनका नाम डाला, और फिर उसके बाद में दूसरा नाम डाला जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है जिन्होंने मुझे जवाब दिया है उनका नाम डाला। ये 1 जनवरी 2018 को इन्फॉर्मेशन डाली गई। पर्टिकुलर इसमें कि अपील का नंबर क्या था, मेरे जो आरटीआई का नंबर था वो वाला नंबर डाला। केस ये नीचे आ जाएंगे और फिर उसके बाद फैक्ट्स डालेंगे जिसमें मैंने ये पूछा है कि अंडर विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 इंफॉर्मेशन क्यों डिनाई की गई है जो इंफॉर्मेशन, और फिर हमने ये कहा गया कि ये इंफॉर्मेशन एक तो 35 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है, दूसरी बात हमने ये कहा कि ये इंफॉर्मेशन कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किसी का प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किसी एफिडेविट का हिस्सा नहीं है, और कितने केसेस आइडेंटिफाई हो गए हैं, ये इंफॉर्मेशन जो मांग रहे हैं हम, ये हमने आपसे एफिडेविट के अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे नंबर ऑफ एफिडेविट पूछ रहे हैं। तो हाउ इज दैट अफेक्टिंग एनीथिंग इन द इंक्वायरी प्रोसेस? केजे नीचे आएंगे।
ऑलराइट, सो इसके बाद हुआ ये कि फर्स्ट अपील पे जाने से पहले ही हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आई डोंट नो हाउ, जैसे ही हमने फर्स्ट अपील डाला, हम फर्स्ट अपील के जाने का भी एक टाइम होता है, तो वो टाइम से पहले ही हमें इंफॉर्मेशन आ गई, वो टाइम से पहले ही उस आरटीआई का जवाब आ गया जिसमें हमें बता दिया गया कि भैया हम लोग 140 केसेस हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं और इस एसआईटी को एक और एक्सटेंशन मिल गया है एंड इसका एक्सटेंशन जो है अगले 1 साल तक है। नाउ हुआ ये कि आई मीन इफ यू अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस कि आपने पहले इंफॉर्मेशन मांगी, आपको इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी गई, जब पता चला कि भैया अब तो फर्स्ट अपील लग गई है, आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और आपके पास ग्राउंड्स बिल्कुल सही है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये कोई पर्सनल इन नेचर नहीं है, हम आपसे कंटेंट नहीं पूछ रहे, हम आपसे नंबर पूछ रहे हैं और नंबर से कोई इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट नहीं होगा, वी जस्ट वांटेड टू नो दैट हाउ मेनी पीपल हैव कम फॉरवर्ड, तो ये किसी भी तरह का पर्सनल नेचर का इंफॉर्मेशन नहीं है। सो उससे होता ये कि उस फर्स्ट अपील से जाने से पहले ही हमें जो है जवाब आ जाता है एंड दैट आंसर्स वी हैव यूज्ड व्हेन वी पब्लिश्ड आवर रिपोर्ट दैट एसआईटी बनने के बाद एसआईटी को 2 साल का एक्सटेंशन मिला, जो कि एसआईटी सिर्फ 3 महीने के लिए बनाई गई थी सरकार द्वारा, और उसके बाद पहले 1 साल तक उस एसआईटी का तीसरा बंदा ही एसआईटी में नहीं था, और उसके बाद एसआईटी कह रहा है कि हमने अभी तक जो है एंड नंबर हमें 142 करते करते 242 तक पहुंच गया। फिर उसके बाद हमने दोबारा एक आरटीआई डाला कि भैया आप पिछले 30 साल से कह रहे हैं कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो 130 हैं, तो ये नए केसेस 242 जो आपने बता दिए हैं, ये नए केसेस कहां से आए हैं? So now you understand that we also realize in the entire process that this was so haphazardly sent to us कि cases भी खुद बढ़ा दिए गए, numbers भी खुद बढ़ा दिए गए, and basically they had no basis when we raised the second question. उसके बाद फिर से we've gone down the entire process. उसके बाद जब हम first appeal से भी सहमत ना हुए, we went to the second appeal as well. फिर the second appeal comes with the Chief Information Commissioner's office कि boss what is happening. So in short what I'm trying to say is कि आपका आरटीआई जितना सिंपल तरीके से आप सवाल पूछेंगे, सवाल को जितना क्वांटिफाई करके पूछेंगे, उतना जल्दी आपको जवाब आएगा, और उसके उसके साथ में द बेस्ट वे टू फाइल आरटीआई इज कि फाइंड द राइट अथॉरिटी। जो बहुत लोगों के साथ गड़बड़ होता है, जब आप आरटीआई फाइल करते हैं लोग गलत अथॉरिटीज के साथ आरटीआई लगा देते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जब आरटीआई लगा रहे हैं, आप आरटीआई सही अथॉरिटी के साथ भी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे साथ भी इनिशियली बहुत हुआ था। हमने जब इतने आरटीआई फाइल कर दिए थे, मैं सच बता रहा हूँ, पहले 250-300 फाइल करने के बाद में वी रियलाइज कि ऐसे बहुत केसेस में जहां हमें जवाब नहीं आए हैं, और वो पीआईओ ने क्या करा है या एपीआईओ ने क्या करा है, एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी के पास भेजा है, दूसरी ने तीसरी के पास। उसका कारण यही था कि हम लोग सही अथॉरिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। So that basically becomes the main reason for not getting the reply in most of the cases. Yes, is there anything else? Yeah, Kezia, I think I think I'm good to go. This is enough. Sakshi. Sakshi may be having issues with her. Can you hear me? Yeah, we can hear. All right. So maybe we can take some questions now. So Mansi has responded to most of the questions on the chat box. While Sanam takes a break, I'll just ask some of the unaddressed questions for Mansi. So Natasha has raised a question for Mansi. Ki the recent past, like, do you recall any instance, Mansi, where which became a big public issue or came to public light due to questions raised in the parliament or due to any such parliamentary question? Yeah. Do you So, so I remember a question and I looked for it. I'll just share that link also with you. It came in, it was covered in the Hindu. So this was a question which was asked about the number of trees which will be cut
during this project that the government has proposed in Greater Nicobar. Some of you might be aware of it. तो इसमें जो है पहले जो गवर्नमेंट ने अपना एस्टिमेट दिया था, फिर इस पार्लियामेंट क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो उन्होंने एस्टिमेट दिया तो वो नंबर ऑलमोस्ट 1 लाख ट्रीज हायर था. सो पहले उन्होंने बोला था 8 लाख कुछ ट्रीज काटे जाएंगे, बट इस पार्लियामेंट के रिस्पॉन्स में उन्होंने 9.64 लाख ट्रीज का बोला. तो ये इन्फॉर्मेशन तब तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू आई. ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं. फॉर इंस्टेंस सम ऑफ यू माइट रिमेम्बर कोविड के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट डेथ्स ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज, एंड पहले गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया. पहले गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेथ हुई नहीं है ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से, और वो जब मीडिया में कवर हुआ बहुत उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया. सो मच सो कि फिर गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना पड़ा कि एक्चुअल में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से डेटा मांगा था, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने डेटा नहीं भेजा, उसके बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि कोई भी डेथ नहीं हुई है ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से. फिर उन्होंने बोला कि अब हम दोबारा स्टेट गवर्नमेंट से डेटा मांगेंगे. उन्होंने दोबारा डेटा मांगा और फिर उन्होंने क्लैरिफिकेटरी रिस्पॉन्स दिया कि हाँ एक्चुअल में इतनी इतनी डेथ्स ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से हुई है. A lot of information like this जो पहले कभी नहीं था. फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो सैनिटरी वर्कर्स एम्प्लॉय करे गए हैं गवर्नमेंट में, वो ज्यादातर कौन सी कास्ट कैटेगरी से आते हैं. तो वे पहले ये इंफॉर्मेशन कभी भी इससे पहले पब्लिक नहीं थी कि ऑलमोस्ट 70, और ये भी मीडिया में कवर हुआ था कि ऑलमोस्ट मोर देन 75 to 79% ऑफ पीपल जो एज सैनिटरी वर्कर्स काम करते हैं वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन भी पहली बारी वहां से निकल कर आई. तो ऐसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस में आती है, पहली बारी वहीं से निकल के आती है और वहां से मीडिया फिर उनको उठा के पब्लिश करती है. दैट्स वाई पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस का जो ये रिपोजिटरी जो हमारे पास अवेलेबल होती है लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल है. ना सिर्फ इस सेशन में पूछे गए, जो अगर कोई सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, ना सिर्फ उसमें पूछे गए सवालों का, बट पहले भी जो सवाल पूछे गए हैं. तो अगर आप कंपेयर भी करना चाहें कि पहले क्या था, अगर सेम क्वेश्चन आप कंपेयर करना चाहें कि पहले क्या था, पहले क्या डेटा था, पहले गवर्नमेंट कितने फंड एलोकेट कर रही थी किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेके, अब कितने कर रही है, तो वो कंपैरिजन भी आप वहां से कर सकते हैं. सो दिस इज वन एग्जांपल आई वांटेड टू शेयर. एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन जो साक्षी का है कि एनी प्रोविजन टू फॉलो अप इफ एमपी इज नॉट सेटिस्फाइड, और एक क्वेश्चन किसी ने शुरू में पूछा था हाउ कैन सिटीजन्स पोस्ट अ क्वेश्चन. मैं दोनों को कंबाइन करके जवाब दे देती हूँ. तो ये तो देखिए एडवोकेसी इसी को कहते हैं. अगर आप एज अ सिटीजन, एज एन एक्टिव सिटीजन आप चाहते हैं कि आपके एमपी कोई क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठाए, आपको ही उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है फॉर्मली जो पार्लियामेंट ने सेटअप किया हो कि कोई सिटीजन अगर अपने एमपी को कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं कि आप ये पार्लियामेंट में उठाइए तो आप ऐसे कर सकते हैं. लेकिन every parliamentarians information is available on लोकसभा एंड राज्यसभा वेबसाइट्स. मैंने आपको सिर्फ एक चीज दिखाई थी, आप वहां पे एक मेंबर्स करके टैब आता है, उस पे आप जाएंगे तो आपको हर लोकसभा और राज्यसभा एमपी का फोन नंबर, और कई एमपीज हैं जो खुद फोन आंसर करते हैं. तो अगर आप उनको फोन करेंगे, मेनी टाइम्स जो है वो एमपी खुद ही फोन उठाएंगे और वो बात भी करते हैं डायरेक्टली लोगों से. तो आप उनको फोन कर सकते हैं, आप उनको ईमेल भेज सकते हैं. उनके ऑफिस का एड्रेस वहां पे अवेलेबल होता है, जो दिल्ली में उनको जो ऑफिसेज अलॉट किए जाते हैं उनका एड्रेस वहां पे अवेलेबल होता है. बहुत से लोग, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो दिल्ली आती हैं एडवोकेसी के पर्पस के लिए, और फिर वो एमपीज के ऑफिसेज में उनको विजिट करती हैं, उनको सेंसिटाइज करती हैं, उनके साथ कॉन्वर्जेशन करती हैं और उनको अपने इश्यूज के बारे में बताते हैं ताकि वो इश्यूज फिर वो एमपीज पार्लियामेंट में उठा सके. तो यही एक तरीका है. बाकी आप, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्युएंसी के एमपी को अप्रोच करना चाहते हैं तो उनका उस कॉन्स्टिट्युएंसी में भी कोई ऑफिस होगा, उनका उस कॉन्स्टिट्युएंसी में घर होगा. ये इन्फॉर्मेशन भी लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है. वहां आप जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. तो और बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बहुत से लोग अपने एमपीज को अप्रोच करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचाते हैं. और अगर आपके एमपी ने ऑन द बेसिस ऑफ जो एडवोकेसी आपने करी है, जो आपने उनको सेंसिटाइज किया है, उन्होंने कोई सवाल उठाया है पार्लियामेंट में और उसका कुछ डिससेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आया है,
कई बारी गवर्नमेंट ऐसे करती है, अगर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो वो कह देंगे हमारे पास इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, या वो कुछ और घुमा फिरा के जवाब दे देंगे। समटाइम्स जैसे हमने देखा था क्वेश्चन में सब पार्ट्स थे क्वेश्चंस के, कई बारी वो सिर्फ 3 सब पार्ट्स में से 2 का ही जवाब देंगे, एक को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह की टैक्टिक्स गवर्नमेंट यूज करती है क्वेश्चंस का आंसर देने से बचने के लिए। लेकिन इसमें भी अगेन आप अपने एमपी के साथ एडवोकेसी कर सकते हैं, आप उनको रीच आउट करिए, आप उनको बताइए कि ये क्वेश्चन जो है इस तरह से इसका आंसर सही नहीं आया है, आपको इसको फॉलो अप करना चाहिए। एमपीज के पास बहुत तरीके होते हैं फॉलो अप करने के लिए, वो उन मिनिस्टर से पार्लियामेंट में खुद जाके पर्सनली मिल सकते हैं। दे कैन सेंड देम अ लेटर सेइंग कि ये हमने क्वेश्चन पूछा था, आपने इसका जवाब नहीं दिया। वो इस चीज को पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं, कोई भी अगर आगे उनको इन फ्यूचर मौका मिले वो इस चीज को पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था और गवर्नमेंट इसका जवाब देने से बचने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, अगर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। फॉर इंस्टेंस एक दो बारी ऐसा पास्ट में हुआ है कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है जो रॉन्ग है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, और कुछ लोगों ने उसको चेक किया है, क्रॉस चेक किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दे सॉट थ्रू आरटीआई। तो आरटीआई में गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया वो कुछ दूसरा, और पार्लियामेंट के क्वेश्चन में जो उन्होंने कुछ जवाब दिया वो दूसरा। तो अगर ऐसा मिसलीडिंग रिस्पॉन्स दिया गया है तो एमपीज जो है वो इस बात को भी पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, बल्कि दे कैन इवन मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द मिनिस्टर कि उन्होंने पार्लियामेंट को मिस इन्फॉर्म या मिसलीड किया है और इसलिए ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन इनके अगेंस्ट मूव होना चाहिए। तो ये सब डिफरेंट टैक्टिक्स एमपीज के पास अवेलेबल होते हैं, और ये आप अगर उनके साथ और क्लोजली एडवोकेसी करेंगे, सो ऑल ऑफ दीज कैन देन कम अप इन योर conversations with them. Super. I don't think there is any other question for me, so yeah. Thank you so much, Mansi. Sanam, आपके लिए 2-3 question and we are already like past our designated time, so I'll quickly ask those questions to you. तो लीना ने पूछा है कि जो सेकंड अपील है वो हम किसको एड्रेस करते हैं? अगर तो स्टेट में है तो स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर होगा, और अगर सेंटर में है तो सेंट्रल। देयर आर कमीशंस, नो इंफॉर्मेशन कमीशंस एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। ओके। आशीष ने what does So and yeah do you want to club the second question also, Sakshi? yeah ask it like so what does the PIO vary within irrespective departments of Your voice is breaking, Sakshi. I can't hear you. Sakshi, and I'm just Natasha, I didn't get the question, sorry. You want me to question? Yeah, Ashish, please go ahead. Yeah, no, I was just asking what does third party mean? I mean, your slide you did have third party. And the second part of the question, should the PIO dispose the query within 30 days, irrespective of the number of departments and offices? I didn't get your second question, Ashish, but I'll answer the first question. So third party is basically, let's say that you and the Ministry of Home Affairs and you have requested the information to the Ministry of Home Affairs. So if this information is not linked directly with the department, they often use Section 11 and say that, boss, this information is of a third party and this will take time. This could, third party sometimes also means, in another case, for example, that with the government funds, some project has happened, but this is not directly done by the government, and say that there is another party involved. Now there is also the terms of memorandum with this party and the government, right? So there could be confidentiality involved. So in that case, it becomes the duty of the PIU to reach out to that person and get the information and make sure that that person is okay, that this particular piece of information is going out. I mean, there is no denying that you don't get that information. Of course, you can get that information through appeals and all, but in the third party cases, most of the time it takes a minimum of 40 days. This period also extends, but minimum of 40 days is there that it takes. What was your second question, Ashish? For some reason, the voice is
Can you hear me clearly now? Yeah, Sakshi. Okay, so his question, second question was ki, should the PIO dispose the query within 30 days only, like irrespective of the department? So is that a cap for the PIO also? Yeah, he has to do it in 30 days. Okay. So I have a question from Vikrant. Sakshi, please unmute. All right. Last question from Vikrant. So he's saying that generally, like, the questions asked in the form of questions are like, does not get a response in RTI. So how to tone the questions so that it does not sound like a question? Yes, that has been a very common challenge. I tell people most of the time is do not start your question with how, what, which. I mean, quantify your question, but do not start your questions like that, and do not use those punctuation marks like question marks and all, because most of the times those don't get answered. So it's always important to basically politely put your question, but quantify your question. You get your answers very quickly when you quantify the question, and it's not in the question format. Also, it has been observed in a lot of cases the information is denied because they've said they used this as a reason to deny the information. Okay. Prateek is saying he used the rti.online.government.in portal for filing online RTIs. So is there any other way to file an online RTI, or is it just through? So the best way is every government department, most of them now have. If you go to their website, they have it. I mean, for all the central departments on the ministry's website, you have an option where you can file an RTI online. But there also you need to have two copies ready. One is in some cases you don't have to pay the fee for applying the information if the person applying for the information is from a marginalized background or from an economically marginalized background. So in those cases, you don't give the fee also. But but in the other cases, there is a way that you can pay your fee online only, and you have to upload with along with the pasting of the questions. You also have to upload the document of the questions that you ask. In other ways, you can also write. That when they tell you to pay the fee, then only you initially you definitely send the fee for the information that you require, but post that, if let's say that you have a document, or they will also tell you that if there are some 60 pages or 100 pages information that you need which requires a Xerox, then you have to also pay that information. I'll give you another example. So for us, we had to collect a 30 years old data from the Delhi Secretariat. So it became a very painful job because those were like good 5,000 to 6,000 pages. And we realized that the clerk who had to give us the information was not only willing to get these papers printed. So in that case, we had to intervene and write separate letters to the Delhi Secretariat that we are not getting this information. And finally, one of my teammates had to sit in that office and to print that document herself irrespective of paying them. We had to get the document printed ourselves sitting in that office. So I don't see any other questions addressed to any of the speakers. So I think we can wind up the session now. We are 20 minutes past the time also. Thank you so much, Sanam and Mansi, for this information. Like a lot of information, relevant information, practical information has been shared. For the participants, we will share the PPT. जो भी PPTs वगैरह use हुई है, वो हम आपको email से send कर देंगे. And even after this, after going through the resources, अगर कोई भी doubt या queries हैं, so आप directly जो speakers हैं, उनके साथ connect कर सकते हैं, and there they can provide you the answers. So thank you so much, all of you, for joining the session, and thank you so much, Sanam and Mansi, for taking time out and taking us through this huge chunk of information shared today. So thank you. I hope it was useful. I've shared my email ID in the chat. If anyone wants to reach out, please do. Thank you. Thank you, Mansi. Thank you so much. Thank you. Thanks, Sanam.